हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। अब तक मैंने आपको जो भी चैप्टर्स करवाए हैं एनसीईआरटी सीरीज में, उन सब में मैंने क्या किया है, एक वीडियो में मैंने एक चैप्टर को कंप्लीट किया है। लेकिन ये वीडियो मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं इसमें पार्ट वाइज कवर करूँगा। कारण ये है, लैपटॉप में क्या था कि स्क्रीन बड़ा है तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं था। लैपटॉप में मैं एक साथ 100 MCQs 120 MCQs तक मैं एक साथ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बट मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है, यहाँ मुझे आंखें फाड़ करके देखनी पड़ती है, जिसके कारण मैं जल्दी थक जाता हूँ और सर में दर्द होने लगता है। इसीलिए मैं इसको पार्ट वाइज कवर करूँगा। हम लोग टोटल इसमें 120 MCQs देखेंगे, लेकिन इसको 3 पार्ट्स में देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने PPT को इस तरीके से तैयार किया है ताकि मोबाइल के साथ भी आपको प्रॉब्लम ना हो और इसमें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आखिरी में आप बताना, इस वीडियो के आखिरी में कमेंट करके जरूर बताना कि सब कुछ ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। इस तरह से हम लोग आगे चल सकते हैं या नहीं। अगर सब कुछ परफेक्ट है तो कोई बात नहीं, हम लोग मोबाइल से ही कंटिन्यू करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है, ये हमें क्लास 10th में भी पढ़ना होता है और क्लास 11th में भी पढ़ना होता है। ये दोनों जगह हमें पढ़ने होते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, और ये यहाँ हर उस एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है जिसमें जनरल साइंस पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, SSC हो या कोई सी भी एग्जामिनेशन हो। अगर जनरल साइंस पूछे जाते हैं मतलब आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है। तो हम लोग इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पहले पार्ट में हम लोग न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन की जो संरचनाएं हैं उन पर आधारित MCQs देखेंगे और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बेसिस पे हम लोग MCQ देखेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मस्तिष्क और मेरु रज्जु के बारे में देखेंगे MCQs। और तीसरे पार्ट में हम लोग मानव का जो कान है और कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ MCQs देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज के इस पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। हमारे शरीर में कौन सी तंत्र नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है? कौन सा सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करती है? हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम 2 सिस्टम्स हैं जो करती है। पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है, साथ में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब को आपस में कोऑर्डिनेट, उन सब के बीच आपस में कोऑर्डिनेशन बना करके रखता है। अच्छा खासा सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये 2 सिस्टम्स हैं, एक तो है एंडोक्राइन सिस्टम और एक है हमारा न्यूरल सिस्टम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा A और C दोनों। तो D इसका राइट आंसर होगा। हमारे पूरे बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 सिस्टम्स मिलकर करते हैं, एक हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। इस दोनों में अंतर क्या है? नर्वस सिस्टम ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है और ये एंडोक्राइन सिस्टम ये इसके तुलना में, नर्वस सिस्टम के तुलना में ये स्लो होता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम ये न्यूरॉन के थ्रू होता है और एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ चुके हैं हार्मोन्स के थ्रू होता है। जैसे मान लो आपका जो हाथ है वो मान लो किसी गर्म लोहे से टच हो गया, तो आप क्या करते हो? तुरंत अपने हाथ को झटके से हटा लेते हो। क्यों? वहां काम किया हमारा नर्वस सिस्टम, कितना फास्ट था, जैसे टच हुआ आप तुरंत हटा लिए। तो ऐसा हुआ नर्वस सिस्टम के कारण। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इस दोनों से रिलेटेड जो आप ध्यान में रख सकते हो। अगला है, जो एनिमल के अंदर नर्वस सिस्टम होता है वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी एक खास तरह के कोशिकाओं से बनता है हमारा नर्वस सिस्टम, जिसे क्या कहते हैं? इसे हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, न्यूरॉन्स बोलते हैं। यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो खास तरह के कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है और उन कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, जो हमारा नर्वस टिश्यू है, कोई भी टिश्यू उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं ना, बहुत सारे सेल से मिलकर के टिश्यू बनते हैं। तो नर्वस टिश्यू भी सेल से मिलकर बने होंगे। तो जो हमारा नर्वस टिश्यू है वो 2 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, 2 तरह के सेल्स हैं। एक को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन और दूसरे को बोलते हैं न्यूरोग्लिया। अब इस दोनों में देखो अंतर क्या है। न्यूरॉन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसका संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। अच्छे से ध्यान में रखना। और न्यूरॉन के बारे में देखो, ये डिवाइड नहीं करते हैं, यानी आपके बॉडी के अंदर जितने न्यूरॉन्स हैं उतने ही हैं, वो अब आगे नहीं बढ़ने वाला। किसी तरह से आपका न्यूरॉन डेड कर जाता है तो आपके बॉडी के अंदर न्यूरॉन की संख्या घट जाएगी। लेकिन न्यूरोग्लिया में क्या है? ये डिवाइड करते हैं और ये न्यूरोग्लिया सेल ये क्या करते हैं? ये जो हमारा न्यूरॉन्स है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, उसको ये सपोर्ट देता है, उसको ये पोषण प्रदान करवाता है, न्यूट्रिशन देता है।
साथ में मैंने यहाँ कहा कि ये डिवाइड करते हैं, लेकिन ये अगर पागलों की तरह डिवाइड करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, पागलों की तरह, यानी कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना स्टार्ट कर दे, ऐसा डिवीजन, ऐसा विभाजन हो कोशिका का, न्यूरोग्लिया कोशिका का, जो अनियंत्रित हो, तो ये कारण हो सकता है ब्रेन ट्यूमर का, यानी तब ब्रेन ट्यूमर की समस्या हो जाएगी। तो ब्रेन ट्यूमर किसकी वजह से होता है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ न्यूरोग्लिया के कारण। तो ये कुछ बातें थी न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया के बारे में, और ये हमारे नर्वस टिश्यू सेल्स हैं। अगला सवाल देखते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमारे नर्वस सिस्टम का क्या है? तो ये मैं आपको बता चुका हूं, ये क्या है? न्यूरॉन। तो डी इसका राइट आंसर होगा। आगे सवाल देखो, जो मनुष्यों में नर्वस सिस्टम है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसका नाम क्या है? हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड हम पहले करते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। शॉर्ट भी याद रखना है आपको, CNS और PNS। तो हमारा A और C दोनों राइट हो जाएगा, यानी कि C हमारा इसमें राइट आंसर होगा, C। यहां मैंने अच्छे से क्लासिफाई कर दिया है सबको, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखना, ये पूरा स्लाइड को। जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसको पहले हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी कि कायिक तंत्रिका तंत्र, उसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। उसके बाद जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको फिर से हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें हम ब्रेन को रखते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को रखते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। हमारा जो मस्तिष्क है और जो मेरुरज्जु है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अगला देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है, यानी हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या इंक्लूड है? क्या है? ब्रेन मैंने आपको बताया और साथ में स्पाइनल कॉर्ड बताया, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। आगे सवाल देखो, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें क्या आते हैं? हमने तो जाना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं? इसमें जो भी न्यूरॉन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर सब इस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, तो सभी तंत्रिकाएं, ऑल न्यूरॉन्स। यहां देखो, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है मैंने उसमें कहा कि सारे ही टाइप्स के न्यूरॉन इसके अंदर आते हैं। अब न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके कार्य के आधार पर हम इनको दो पार्ट्स में बांट देते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके कार्य के आधार पर हम इसे दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला सेंसरी न्यूरॉन या फिर इसी को बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन, उसके बाद मोटर न्यूरॉन या इसी को बोलते हैं इफरेंट न्यूरॉन, संवेदी या फिर अभिवाही तंत्रिका मोटर के केस में, दूसरा चालक या फिर अपवाही तंत्रिका कोशिका। अच्छा, न्यूरॉन और नर्व, इस दोनों में क्या अंतर है? अगर न्यूरॉन की जगह पर नर्व मिल जाए तो आप टेंशन मत लेना, हालांकि ये दोनों अलग हैं। जब हम न्यूरॉन बोलते हैं तो हमारा मतलब एक न्यूरॉन से होता है, लेकिन जब हम नर्व बोलते हैं तो ये एक बंडल है, एक बंडल है या बोल सकते हो एक गठरी है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स आते हैं। तो अगर एक बंडल में मान लो सारे के सारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये सेंसरी नर्व है। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, बट ये डिफरेंस याद रखना कि नर्व यानी कि इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे और न्यूरॉन यानी कि एक न्यूरॉन। तो ये हमने देखा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। अगला सवाल देखो, बोला है जो नर्व इम्पल्स को, इम्पल्स यानी कि आवेग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है यानी कि विद्युतीय आवेग, तो आप बस इतना याद रखो, इंफॉर्मेशंस यानी कि सूचनाएं। तो आप ऐसे बोलो, जो नर्व सूचनाओं को हमारे सेंस ऑर्गन से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर के जाती है उसे क्या बोलते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं बता दो? आई हो गया, टंग हो गया, नोज हो गया, उसके बाद स्किन हो गया, ईयर हो गया, ठीक है, ईयर। तो जो नर्व इन सारे सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेकर के हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? सेंसरी नर्व। यहाँ देखो, यहाँ पर ऑर्गन काट दो आप और इसके जगह पर क्या लिखेंगे? नर्व लिखेंगे, ठीक है, संवेदी तंत्रिका। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेदी तंत्रिका क्या होता है? ये मैसेज को हमारे सेंस ऑर्गन से कहां तक लेकर के जाएगी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास। आगे देखो, संवेदी तंत्रिका तंत्र का अन्य नाम क्या है? यहाँ काट दो फिर से, ऑर्गन हो गया यहाँ पे आप लिखो नर्व। तो
तो जो सेंसरी नर्व है उसका और क्या क्या नाम है। सेंसरी नर्व के बारे में मैंने आपको बताया कि इसे हम एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, एफरेंट नर्व भी बोलते हैं। नर्व है कोई बात नहीं, यहाँ नर्व है इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंसरी नर्व को हम लोग एफरेंट नर्व भी बोलते हैं या फिर अभिवाही तंत्रिका भी बोलते हैं। आगे देखो ठीक उल्टा है, जो नर्व्स मैसेज को हमारे सीएनएस से सेंस ऑर्गन तक लेकर के आते हैं, यानी जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वहां से मैसेज को हमारे सेंस ऑर्गन्स तक लेकर के आते हैं, उस नर्व को क्या बोलते हैं? उस नर्व को हम लोग मोटर नर्व बोलते हैं या फिर इफरेंट नर्व बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। आगे है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये किसके दो टाइप्स हैं? मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, क्लासिफिकेशन दिखाया था। ये दो टाइप्स हैं किसके? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र के। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां देख लो, जो हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है इसके दो पार्ट्स हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब यहां देखिए, जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है इसमें तो मैंने आपको बताया कि सारे ही न्यूरॉन्स इसके अंदर आ जाएंगे। इसके दो पार्ट्स मैंने आपको बताया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है? अच्छे से दोनों में अंतर ध्यान में रखना, सोमैटिक का और ऑटोनोमिक का। सोमैटिक क्या करता है, ये मैसेज को, जहां इंपल्स आ रहा है, मैं आपको मैसेज बोल रहा हूं, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप मैसेज ही याद रखो। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये इसके जो इस सिस्टम्स में जो न्यूरॉन्स आते हैं या फिर जो नर्व्स आते हैं वो क्या करते हैं, ये इंपल्स को हमारे सीएनएस से वॉलेंट्री मसल्स के पास लेकर के जाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कहाँ लेकर के जाते हैं? वॉलेंट्री मसल्स के पास। अब ये वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं? जो भी मसल जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार हिला डुला सकते हैं, यानी कि उसमें मूवमेंट करवा सकते हैं, संचालन कर सकते हैं उसका, उससे हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल। तो जो भी हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, यानी जो भी मसल्स हमारे हड्डियों से जुड़े हुए हैं, वो हो गया स्केलेटल मसल। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी नर्व्स आते हैं वो क्या करते हैं, मैसेज को हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से उन मसल्स तक लेकर के जाते हैं। अब देखो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, इसके अंदर जो भी नर्व्स आते हैं वो मैसेज को हमारे सीएनएस से, हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कहाँ लेकर के जाते हैं? उन मसल्स के पास लेकर के जाते हैं जिससे हम अपनी मर्जी से मूवमेंट नहीं करवा सकते हैं, उनका हम संचालन नहीं करवा सकते। अपने हार्ट का मसल, क्या आप उसको कंट्रोल करते हो? उसमें आप अपने अनुसार मूवमेंट करवा सकते हो? नहीं करवा सकते हो। वहां मैसेज लेकर कौन जाएगा? सोमैटिक न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, स्मूथ मसल, यानी कि चिकनी पेशियां। चिकनी पेशियां कौन हो गया? आपकी आंत की जो दीवारें हैं उसकी मसल, आपके पेट की जो दीवारें हैं उसकी मसल, यानी कि आपके जो अमाशय हैं उसकी जो दीवारें हैं, इंटरनल की बात कर रहा हूं मैं, उसकी मसल। उसके बाद जो आपका ईसोफेगस है उसकी मसल, जो आपका मूत्राशय है उसकी जो दीवार है उसकी मसल। तो ये दीवारों पे होती है, जो भी एक खोखला ऑर्गन होता है उसके दीवारों में ये मसल्स होते हैं, वहां भी आपका कंट्रोल नहीं होता है। तो यहां भी सूचनाओं को कौन से नर्व लेकर के आएंगे? सोमैटिक नर्व। उसके बाद जो ग्लैंड्स होते हैं यहां तक, तो ये एक मेजर डिफरेंस है इस दोनों में। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये सूचनाओं को हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से लेकर के जाते हैं हमारे हार्ट के मसल के पास, हमारे स्मूथ मसल्स के पास और ग्लैंड्स के पास, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये सूचनाओं को लेकर के जाएंगे हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, कहां पर? उन मसल्स के पास जिससे हम अपनी इच्छा अनुसार मूवमेंट करवा सकते हैं, जिस पे हमारी मर्जी चलती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डैश ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू वॉलेंट्री मसल्स। ये मैं आपको बता चुका हूं। कौन से सिस्टम इम्पल्स को हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉलेंट्री मसल्स के पास लेकर के जाते हैं? तो ये कौन है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ए इसका राइट आंसर। आगे देखो, डैश ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंट्री एंड स्मूथ मसल्स। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का टाइप है। नर्वस सिस्टम का मैंने आपको दो पार्ट्स बताया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने रखा ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। पेरिफेरल को दो पार्ट्स में बांट दिया, सोमैटिक और ऑटोनोमिक में। ऑटोनोमिक को भी दो पार्ट्स में मैंने बांटा था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों ही इसके टाइप्स हैं।
अगला देखो, निम्न में से कौन सिंपैथेटिक नर्व का, सिंपैथेटिक नर्व लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपैथेटिक नर्व बोल दो या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोल दो। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व आएंगे सिंपैथेटिक नर्व हो जाएंगे। तो इसका क्या काम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहां पे काम करता है जब हम टेंशन में होते हैं, जब हम तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाता है, रेस्पिरेशन रेट तेज हो जाता है, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद लिखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, डायलेट करता है। तो आंख की पुतलियां सिकुड़ती नहीं है, फैलती है, तो ये उल्टा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम नहीं है। चलिए अब देखते हैं कुछ बातें इस दोनों से रिलेटेड। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने क्या देखा था कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये सूचनाओं को हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से उन मसल्स के पास लेकर के जाती है जहां पे हमारी मर्जी नहीं चलती है। चलिए ये तो समझ में आया। अब देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो इनके दो टाइप्स हैं, इन दोनों का क्या फंक्शन है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया ये तब काम करता है जब हमारा बॉडी किसी स्ट्रेस में होता है। तो क्या करवाता है ये, हमारे बीपी को, हमारे आरबीसी काउंट को, हमारे हार्ट रेट को, ग्लूकोज के प्रोडक्शन को, रेस्पिरेशन रेट को, सबको इंक्रीज करवा देता है। उसके बाद सलाइवा, पैनक्रियाटिक और इंटेस्टिनल सिक्रीशंस, इस सबको कम कर देता है, यानी सलाइवा का स्राव कम हो जाता है जब ये सिस्टम काम करता है। तो अग्नाशय का स्राव कम हो जाता है, इंटेस्टिनल सिक्रीशन, आंत का स्राव कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे कम हो जाते हैं और ये सारे ऊपर वाले बढ़ जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है, तो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में यहाँ एड्रेनल काम करता है। अब यहाँ देखो, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में एसिटाइल कोलिन काम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, सिंपैथेटिक क्या किया, स्ट्रेस के कंडीशन में इन सारी चीज़ों को बढ़ा दिया। पैरासिम्पैथेटिक इसका उल्टा काम करेगा, ये कम करेगा, कम करके कहाँ पे लाएगा, नॉर्मल पर लाएगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल से नीचे ले आएगा। पैरासिम्पैथेटिक जो सिंपैथेटिक ने हाई किया उसको ये कम करके नॉर्मल लेवल पर लेकर के आएगा। तो जो भी चीज़ें यहाँ लिखी है इसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक बता दिया, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक भी बता दिया। तो हमारे टाइप्स कवर हो गए। अब न्यूरॉन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से न्यूरॉन के पार्ट नहीं है? सेल बॉडी है, डेंड्राइट है, एक्सॉन है, बोमन्स कैप्सूल हमारी किडनी का पार्ट है, डी है जो नहीं है। अब देखो पिक्चर में कौन क्या है। जो आप ये देख रहे हो शाखाएं, ब्रांच, जैसे ट्री की ब्रांचेज होती है वैसे ये सारे जो ब्रांचेज हैं इसे हम बोलते हैं डेंड्राइट या फिर डेंड्रोन। ठीक है, डेंड्रोन या फिर डेंड्राइट बोल दो आप। तो ये सारे डेंड्राइट्स हैं या फिर डेंड्रोन्स हैं। उसके बाद बीच में जब हरा कलर का देख रहे हो ये है न्यूक्लियस, और ये इस पूरे पार्ट को, जिसके अंदर कोशिका द्रव्य होती है, साइटोप्लाज्म होते हैं, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं सेल बॉडी, जो यहाँ लिखा हुआ है ना सेल बॉडी। उसके बाद ये जो आप पूरा पार्ट्स देख रहे हो, ये जो पूरा पार्ट देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं एक्सॉन। और नीचे भी कुछ ब्रांचेज हैं, इसे बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। इस ब्रांच को एक्सॉन टर्मिनल। और सबसे लास्ट में ना ऐसे होता है स्ट्रक्चर, जैसे ये ब्रांचेज है इस तरह से, तो लास्ट में कुछ इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है हमें। तो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नोब या फिर एक्सॉन एंड बल्ब। यहाँ देखो पिक्चर में सब कुछ लिखा हुआ है, यहीं पे आप समझ जाओ। ये मैंने आपको ब्रांचेज बताया डेंड्राइट, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया न्यूक्लियस, और इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखो ये जो पूरा ग्रीन कलर का ब्रांच है नीचे की तरफ, इसे बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और इस एक्सॉन टर्मिनल के एंड में ऐसा बल्ब जैसा संरचनाएं होती है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सॉन एंड बल्ब या फिर साइनेप्टिक नोब। अब देखो येलो कलर का कुछ आपको दिख रहा है, ये जो येलो कलर का है सारे के सारे ये होते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। और इसको बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, श्वान सेल्स। माइलिन शीथ जो कोशिका बनाती है उसे क्या बोलते हैं, श्वान सेल। तो माइलिन शीथ, और जो आपको यहाँ देखो एरो दिखा रहा है ना, ये है श्वान सेल्स। मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे पिक्चर पे लिखने वगैरह में, बट अब एरो दिया हुआ है तो आप उससे अच्छे से समझ जाना। उसके बाद देखो नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है, नोड ऑफ रेनवियर। आप देखो ये जो माइलिन शीथ्स हैं इसके बीच में गैप दे रखा है,
थोड़ा थोड़ा गैप दे रखा है, यानी कि ये एक येलो कलर का स्ट्रक्चर है और ये एक येलो कलर का स्ट्रक्चर है और बीच में ये गैप है। तो इस गैप को हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, यानी कि रेनवियर का नोड। तो इस पिक्चर में आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं, सेल बॉडी क्या होते हैं, एक्सॉन क्या होते हैं। एक्सॉन ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ एक्सॉन हो गया और ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया, और एक्सॉन टर्मिनल के लास्ट में बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। हम लोग आगे देखेंगे। जो येलो कलर का आप पार्ट देख रहे हो ये सारे, इसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ कौन बनाता है, ये श्वान सेल बनाता है, और हर दो माइलिन शीथ के बीच में गैप है जिसे हम लोग रेनवियर का नोड बोलते हैं। तो बस इतनी सी कहानी है एक न्यूरॉन के अंदर जो आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, कोशिका काय का अन्य नाम क्या है। जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है न्यूरॉन के अंदर, साइटोप्लाज्मिक पार्ट कौन है, ये बीच में जिसमें न्यूक्लियस है, इसे क्या बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया सेल बॉडी बोलते हैं, बट इसे हम लोग सोमा भी बोलते हैं और साइटोन भी बोलते हैं। तो ये तीनों ही नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ से सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। जो कोशिका काय है इसे हम लोग सेल बॉडी भी बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं, साइटोन भी बोलते हैं। अगला सवाल देखो, निसल ग्रेन्यूल पाया जाता है। जो ये सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी में ही, ठीक है, जो इस तरह का सेल बॉडी है और इसमें न्यूक्लियस है, इसमें ही ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं निसल ग्रेन्यूल। तो ये हमारे सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन में है, न्यूरॉन के कोशिका काय में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ नेफ्रॉन काट देना और नेफ्रॉन की जगह पर क्या लिखेंगे आप, न्यूरॉन। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये निसल ग्रेन्यूल क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं। निसल ग्रेन्यूल ये प्रोटीन्स है जो न्यूरॉन के सेल बॉडी में पाया जाता है। आगे देखो, साइनेप्टिक नोब में क्या पाया जाता है। जो साइनेप्टिक नोब होता है, ये मैंने आपको बताया, ये एक्सॉन हो गया, ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया, और ये जो आपको बॉल जैसी संरचनाएं दिख रही है टर्मिनल्स में, ये सारी, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देख लो बड़ा सा पिक्चर, जो यहाँ पर साइनेप्टिक नोब है या फिर एक्सॉन एंड बल्ब है, इसी को ये बड़ा पिक्चर बना करके दिखाया गया है। ये एक बल्ब के अंदर देखो, ये गोल गोल जैसी जो संरचनाएं आपको दिख रही है, ये है साइनेप्टिक वेसिकल, और इसके अंदर फिर से आपको गोल गोल इस प्रकार से दिख रही है। ये जो है अंदर वाला पार्ट, ये जो भरा हुआ है इस एक गोले के अंदर, ये है न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ मिलेगा, साइनेप्टिक नोब में। आगे देखो, एक न्यूरॉन के संरचना को ध्यान में रखते हुए आपको सही ऑर्डर चूज करना है कि पहले कौन आता है। पहले ही ऑप्शन में दे रखा है लूप ऑफ हैंडली, तो नहीं होगा, ये हमारे नेफ्रॉन का पार्ट है। सबसे पहले देखो डेंड्राइट है, उसके बाद सेल बॉडी है, तब एक्सॉन है। तो सबसे पहले डेंड्राइट है, तब सेल बॉडी है, तब एक्सॉन है, तब साइनेप्टिक नोब है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने इसलिए एमसीक्यू सेट किया हुआ है ताकि एक न्यूरॉन का संरचना में कौन कौन से पार्ट आते हैं, कौन कौन से नाम आते हैं, ये आपको ध्यान में रहे। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, बट पार्ट्स का नाम मुझे याद करवाना था, तो इसीलिए मैंने इस एमसीक्यू को सेट किया हुआ है। आगे देखो, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शंस को क्या बोलते हैं। जहां पे दो न्यूरॉन्स मिलते हैं, जहां पे दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं, उस जगह को बोलते हैं साइनेप्स। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज ध्यान में रखना, मान लो साइनेप्स ना रहे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट रहे, ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट रहे, तो आप इसको टिक कर देना। अगर साइनेप्स रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर साइनेप्स ना होकर के साइनेप्टिक क्लेफ्ट रहे, यानी कि साइनेप्टिक दरार रहे, तो भी आप उसको टिक कर देना। बट आप ध्यान में क्या रखेंगे, दो न्यूरॉन्स जिस जगह पे मिलते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें एक्सॉन और डेंड्राइट्स की, तो नंबर ऑफ एक्सॉन्स और नंबर ऑफ डेंड्राइट्स के बेसिस पे न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स होते हैं। हम लोगों ने सेंसरी न्यूरॉन देखा और मोटर न्यूरॉन देखा, ये थे फंक्शन के आधार पर टाइप्स न्यूरॉन के। बट यहाँ नंबर ऑफ एक्सॉन और नंबर ऑफ डेंड्राइट्स के बेसिस पे बताना है कि न्यूरॉन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो ये यूनिपोलर होता है, बाईपोलर होता है, मल्टीपोलर होता है। तो ए बी सी तो है, बट डी नहीं है। डी भी न्यूरॉन के टाइप हैं, बट नंबर ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्राइट के बेसिस पे नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। यहां पे देख लो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्राइट एंड
एक्जॉन, डेंड्राइट को हम लोग डेंड्रोन बोलते हैं, और डेंड्राइट को देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, डेंड्राइट को हिंदी में बोलते हैं द्रुमाक्ष, और एक्जॉन को तंत्रिकाक्ष। तो हिंदी वाले कृपया करके आप इंग्लिश में भी ध्यान में रखें, आपको हो सकता है एग्जाम में ऐसे दें, ऐसे लिख कर दे दें विकल्प में एक्सॉन, आपको ये तंत्रिकाक्ष ना लिखें, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, तंत्रिकाक्ष तो मैंने नहीं देखा हुआ है, तंत्रिकाक्ष मैंने नहीं देखा हुआ है, बट एक्सॉन तो मैंने देखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ विकल्प में आपके एग्जाम में। तो आप इस तरीके से भी ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आप हिंदी लिख लेना, इंग्लिश ध्यान में मत रखना और विकल्प में आप ढूंढते रह जाओ, आपको कहीं मिलेगा नहीं तंत्रिकाक्ष कहाँ है और ये द्रुमाक्ष कहाँ है। तो यूनिपोलर न्यूरॉन हम उसे बोलते हैं जिसमें केवल एक एक्सॉन होता है, और ये हमें कहाँ मिलता है, भ्रूणीय अवस्था में जब हम होते हैं पेट के अंदर, गर्भाशय के अंदर, तब हमारे में ये न्यूरॉन्स मिलते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलेगा, पहले बाइपोलर न्यूरॉन कहते किसे हैं, बाइपोलर न्यूरॉन में एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्राइट होता है, ठीक है, यहाँ पर डेंड्राइट नहीं, डेंड्राइट सिंगुलर, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है, और ये हमें कहाँ मिलेगा, हमारे रेटिना के जो रॉड सेल होते हैं, कोन सेल होते हैं, उसमें मिलेगा, ठीक है। तो जो रेटिना के रॉड सेल और कोन सेल होते हैं ये क्या होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। उसके बाद देखो मल्टीपोलर न्यूरॉन, हमारे बॉडी के अंदर मैक्सिमम मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं, और ये क्या होते हैं, इसमें एक एक्सॉन होगा और बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे। जो भी मैंने पिक्चर दिखाया आपको न्यूरॉन का वो मल्टीपोलर न्यूरॉन का था। अब देखो एक और टाइप, हम लोगों ने फंक्शन के आधार पर देखा सेंसरी मोटर, हम लोगों ने नंबर ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट के बेसिस पर देखा यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। अब हम लोग देखते हैं माइलिन शीथ के बेसिस पे, माइलिन शीथ के बेसिस पे कितने टाइप्स होते हैं। माइलिन शीथ के बेसिस पे 2 टाइप्स होते हैं, एक यहाँ देखो और एक यहाँ देखो। अब तो आप समझ रहे हो, ये जो पूरा पार्ट देख रहे हो लंबा पूंछ जैसा, इसे बोलते हैं एक्सॉन। यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल नहीं दिखाया गया है नीचे, बट कोई नहीं। ऊपर आप देख रहे हो डेंड्राइट है, सेल बॉडी है। अब यहाँ देखो इस दोनों में क्या अंतर है, ये मैंने आपको बताया, ये सारे जो आप देख रहे हो हल्के रेड कलर का, ये है माइलिन शीथ, और हर माइलिन शीथ के बीच में थोड़ा गैप है जिसे हम लोग रेनवियर के नोड बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। तो यहाँ देखो माइलिन शीथ है बट इसमें नहीं है, तो जिसमें माइलिन शीथ होता है उसे बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिसमें माइलिन शीथ नहीं होता है उसमें बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, यानी कि आच्छादी तंत्रिका और आच्छादीहीन तंत्रिका। तो ए और सी दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 बेसिस है न्यूरॉन को क्लासिफाई करने का, जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अच्छा, मैसेज किस में फास्ट ट्रेवल करेगा, न्यूरॉन का काम होता है ना इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर के जाना, किस में फास्ट जाएगा। कभी पूछे किस में फास्ट जाएगा, पूछेगा आपसे कि इंपल्स किस में तेजी से कंडक्ट होगा, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में तेजी से इंपल्स ट्रेवल करता है, जबकि नॉन माइलिनेटेड में थोड़ा स्लो होता है। अगला सवाल देखिए, बोला है जो 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ होता है उसके बीच जो गैप होता है न्यूरॉन के अंदर उसे क्या बोलते हैं। बता ही चुका हूं आपको, नोड ऑफ रेनवियर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और माइलिन शीथ बनाता कौन है, श्वान सेल। आगे देखो, एक्सॉन का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, एक एक्सॉन का जो कोशिका झिल्ली होता है उसे क्या बोलते हैं। एक एक्सॉन के सेल मेम्ब्रेन को हम लोग एक्सोलेमा बोलते हैं, तो बी इसका राइट आंसर। एक्सॉन के सेल मेम्ब्रेन को हमने बोला एक्सोलेमा, और एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को, जो कोशिका झिल्ली है और उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है एक्सॉन के अंदर, उसे क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म। तो एक्सॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा और एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन एक्साइटेबल सेल है। हमारे बॉडी के अंदर मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ये 2 एक्साइटेबल टिश्यू होते हैं, तो इसके सेल भी क्या होते हैं, एक्साइटेबल होते हैं। तो यहाँ देख लो सिर्फ न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन का हमारा आंसर हो जाएगा बी। न्यूरॉन ये एक्साइटेबल सेल है, तुरंत एक्साइट कर जाता है। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, जैसे ही आपका हाथ टच होता है किसी गर्म चीज से, आप झटके से हाथ हटा लेते हो, क्यों, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स तुरंत एक्साइट कर गया। जैसे ही न्यूरॉन के आसपास के वातावरण में कुछ भी बदलाव होगा वो उसको फील कर लेगा, वो तुरंत एक्साइट कर जाएगा, चाहे किसी तरह का बदलाव क्यों ना हो। तो जो हमारे मसल सेल होते हैं, पेशी कोशिकाएं होती है, और जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ये एक्साइटेबल सेल होते हैं। अगला सवाल देखो,
जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन किसके द्वारा? जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करते हैं, जाते हैं किसके द्वारा? ये जाते हैं साइनेप्स के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, दो न्यूरॉन के बीच में जो अवकाश होता है उसे क्या बोलते हैं? गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दो न्यूरॉन्स जहां पर मिलते हैं उस पूरे लोकेशन को, उस पूरे साइट को बोलते हैं साइनेप्स। बट दो न्यूरॉन के बीच में ना हमेशा कुछ गैप होता है, भले ही थोड़ा सा, बट गैप होता है। उस गैप को हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस पिक्चर में आप देखो, यहाँ दो न्यूरॉन्स दिखाए गए हैं। एक यहाँ देखो जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। इस वाले न्यूरॉन का जो एक्सॉन एंड बल्ब है या फिर जो साइनेप्टिक नोब है, ये यहाँ आपको दिखाया हुआ है। और इस वाले न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है उसको यहाँ पे आपको दिखाया गया है। और देखो, इस दोनों के बीच में एक गैप नजर आ रहा है आपको। इस गैप को ही साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, साइनेप्टिक दरार बोलते हैं। और यहाँ देखो साइनेप्टिक वेसिकल जो मैंने आपको बताया, और इसके अंदर क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर होगा। अगला सवाल देखो, ये जो चार विकल्प दे रखे हैं, इसमें बताना है कि कौन साइनेप्स का टाइप है। तो केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, दो तरह के साइनेप्स होते हैं। तो ए और बी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही कम, रेयर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर सारे के सारे क्या है? केमिकल साइनेप्स हैं, लेकिन कुछ ही हैं जो हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हैं। अब इस दोनों में अंतर क्या है? जो मैंने आपको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बताया, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप बताया, ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। इतने कम होते हैं कि एक न्यूरॉन से इम्पल्स आया, वो डायरेक्ट दूसरे न्यूरॉन पे जंप कर जाता है। लेकिन जो केमिकल साइनेप्स हैं, इसमें क्या होगा? एक न्यूरॉन में इम्पल्स आया, उसके बाद इस गैप से ये इम्पल्स क्रॉस करेगा और तब दूसरे न्यूरॉन में आएगा। यानी यहाँ पे जो केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल कुछ और नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है ये केमिकल। तो ये इम्पल्स एक न्यूरॉन में आया, फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर इसको दूसरे न्यूरॉन में जाकर के पहुंचा देगा। इस न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि ये गैप ज़्यादा है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट ज़्यादा है। लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ये कम होता है, तो किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो ये अंतर होता है, मोटे तौर पर आप ध्यान में रख सकते हो। डी इसका राइट आंसर है। आगे देखो, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में क्या सही है? इसकी संख्या हमारे शरीर में कम होते हैं, सही है। सॉरी, माफ कीजिएगा, हमें बताना है कि क्या इनकरेक्ट है इसमें। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेज इज मोर रैपिड देन केमिकल साइनेप्स, ये भी सही है, इसमें फास्ट होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में। उसके बाद देखो, ट्रांसमिशन बोला है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में कम होता है केमिकल साइनेप्स के तुलना में, ये गलत हो जाएगा। सी है जो गलत है, यानी कि सी है हमारा राइट आंसर। आगे देखो, इनमें से कौन न्यूरोट्रांसमीटर है? तो ये दो मैंने आपको बताया जो आपको ध्यान में रखने हैं, एसिटाइल कोलिन और एड्रेनालिन। जी हाँ, एड्रेनालिन ये हार्मोन्स भी होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं। यानी कि जो केमिकल है एड्रेनालिन, ये हार्मोन की तरह भी काम करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं। तो ए 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इस तरह से या नहीं। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक किए बिना मत जाना, एंड वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोज़ को देख पाएँ। थैंक यू सो मच।